नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे हमारी क्लास 9th की हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसके बारे में। चैप्टर का नाम है फ्रांस की क्रांति। और इस जो फ्रांस की क्रांति है, हम इसमें 3 वीडियो पहले ही देख चुके हैं, 3 वीडियो पहले ही बना लिए मैंने। अब आज का जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा 4th लेक्चर। और जो इसका जो टॉपिक होगा वो होगा आपके फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। किस प्रकार से राजतंत्र खत्म होता है और उन्मूलन मतलब समाप्त होता है, राजतंत्र का समाप्त होता है और किस प्रकार से वहाँ पर जो गणतंत्र है वो इस्टेब्लिश होता है। ये आज की हम इस लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि किस क्रांति के बाद जो 1789 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन व्यवस्था चलती है। देखिए, फ्रांस की क्रांति के बाद किस प्रकार शासन व्यवस्था चलती है। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि 70 जैसे ही जो थर्ड एस्टेट उसने अपने आप को राष्ट्रीय फ्रांस की संपूर्ण फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया था, मतलब नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। नेशनल जो असेंबली था वो घोषित कर दिया। ठीक है, हमने देखा जब टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी उस दौरान 20 जून 1789 को जो टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी उसके साथ ही अपने आप को जो थर्ड एस्टेट था वो क्या घोषित कर देता है, नेशनल असेंबली घोषित कर देता है। और क्या करने लग जाता है, ये आपके संविधान भी बनाने लग जाता है। ठीक है, संविधान बनाने लग जाता है या संविधान सभा ये घोषित कर देता है। तो जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली इसका अगर हम देखें फर्स्ट चरण, 2 चरण में इसको डिवाइड कर लेंगे हम। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अगर प्रथम चरण की हम लोग बात करें, कि जो प्रथम चरण है वो कब से कब तक स्टार्ट रहा। हमने देखा कि जो फर्स्ट चरण है आपका, ये रहेगा आपके फर्स्ट चरण रहेगा आपके जब आप जुलाई 1789 से लेकर ये आपके रहेगा अक्टूबर 1791 तक। जो फर्स्ट चरण चला वो चला आपके जुलाई 1789 से अक्टूबर 1789 के बीच चला। इस दौरान आपका संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। जो फ्रांस है उसका संविधान बनाया गया। इसके बाद द्वितीय चरण जो नेशनल असेंबली के रूप में स्टार्ट होता है। नेशनल असेंबली के द्वारा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो नेशनल असेंबली को चलाते हैं। और ये आपके चलता है अक्टूबर 1791 से चलता है। और ये कब तक रहता है आपकी? ये रहता है आपके सितंबर 1792। इस बीच में ये आपके रहता है द्वितीय चरण रहता है। देखो, इस द्वितीय चरण में क्या हुआ था कि जो नेशनल असेंबली है उसका चुनाव कर लिया गया था। हमने देखा नेशनल असेंबली का चुनाव जो था वो किसके बेस पे किया गया था। लास्ट के लेक्चर में देखा था हमने कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली जो थी, जो राष्ट्रीय सभा थी, उसका चुनाव कैसे किया कि जो व्यक्ति 25 वर्ष से ऊपर है, ठीक है, उसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, वो 3 दिन का कर देता हो, वर्ष में 3 दिन का कर देता हो। ठीक है, तो ये थे। और ये थे एक्टिव पैसिव। जो एक्टिव सिटीजन थे वो थे, ये एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। जबकि जो महिलाएं और जो 25 वर्ष से कम वर्ष के जो पुरुष थे, साथ ही आपके जो 3 दिन का कर नहीं देते थे, वो लोग जो ये तो थे एक्टिव सिटीजन और वो थे पैसिव मतलब निष्क्रिय। ये सक्रिय और वो निष्क्रिय मेंबर माने जाते थे। ठीक है, ये द्वितीय चरण था आपके। और तीसरा जो चरण हुआ आपके, जो थर्ड चरण होगा आपके, जो तीसरा चरण था आपके जो सेकंड चरण आएगा नेशनल असेंबली का जो काल रहा,
ये इस टाइम पे रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जेकोबियन वगैरह थे उन्होंने सत्ता पर अपना अधिकार वगैरह कर लिया था। तो इसके बाद आपके आएगा राष्ट्रीय सम्मेलन का राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन इसका शासन रहता है। इसके बाद किसका शासन रहता है? नेशनल कन्वेंशन का शासन रहता है। नेशनल कन्वेंशन का जो शासन रहता है वो सितंबर 1792 से आपके रहता है ये अक्टूबर 1795 तक ये आपके नेशनल कन्वेंशन का शासन रहता है। ठीक है। और हम देखेंगे कि इसी के दौरान राष्ट्रीय सम्मेलन जो नेशनल कन्वेंशन है, इसी के दौरान जो आतंक का शासन इसको देखेंगे, बाद में समझेंगे जेकोबियन क्या होते हैं। और ये 1793 से 94 के बीच में 1794 के बीच आतंक का शासन रहा था। इस टाइम पे बहुत सारी हत्याएं की गई थी, ये शासन रहता है। ठीक है। इसके बाद आपके जो शासन आता है वो आता है आपके डायरेक्टरी का शासन। इसके बाद किसका शासन आता है? डायरेक्टरी का शासन आता है। और जो डायरेक्टरी का शासन आता है वो अक्टूबर आपके स्टार्ट होता है आपके अक्टूबर जो डायरेक्टरी का शासन है वो आपके होगा अक्टूबर 1795 से लेकर आपके जो डायरेक्टरी का शासन है वो रहता है आपके 1799 तक ये आपके डायरेक्टरी का शासन रहता है। नवंबर 1799 तक ये रहता है। इसके बाद आपके आ जाएगा डायरेक्टरी के शासन के बाद आ जाएगा। और जो ये डायरेक्टरी का शासन है इसको सबसे भ्रष्ट शासन भी कहा गया था। इसको सबसे भ्रष्ट शासन कहा गया डायरेक्टरी को शासन के बाद। इसके बाद आपके आ जाएगा नेपोलियन आ जाएगा आपके। और जो नेपोलियन है वो आपके 1799 से लेकर कहाँ तक रहा था? 1815 तक। जो वोटरलू का वॉर हुआ था, वोटरलू का वॉर में ये 1815 में जो वोटरलू का वॉर हुआ था उसमें ये हार जाता है। और इसके बाद ये क्या हो जाता है? वोटरलू के मैदान में हारने के बाद यहाँ से ही नेपोलियन का पतन हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ थी। अब एक बार और देख लेते हैं, इसमें जो नाम आएगा इस दौरान वो आएगा जेकोबियन क्लब। इसको भी आप एक बार देख लिए, बाद में आपको समझ आ जाएगा। जेकोबियन क्लब, ये क्या क्लब था? देखो जेकोबियन क्लब क्या था इसके बारे में हम देखेंगे। जेकोबियन क्लब क्या था इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो जेकोबियन जो क्लब था ये इस स्टार्टिंग में इसका नाम जेकोबियन क्लब नहीं था, इसका नाम था ब्रेटन क्लब। क्या नाम था? ब्रेटन क्लब। स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो ब्रेटन क्लब। और ये फॉर्म किया गया था 1789 में। इसकी स्थापना 1789 में हुई थी। ठीक है। ब्रेटन क्लब की स्थापना 1789 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो थर्ड एस्टेट है इसको प्रतिनिधि बनाना। ठीक है। प्रतिनिधि बनाना इसका मुख्य वर्ग था। हालांकि हमने देखा कि जब 1789 में प्रतिनिधि सभा बनने के बाद, हालांकि ये इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी इसके जो लोग थे ये पेरिस जो थी वहाँ की कैपिटल, वहाँ की एक चर्च जेकब चर्च में मिलते थे। जेकब का जो चर्च था इसमें ये मिला करते थे। ठीक है। और इसको जो इन्होंने जो एक सोसाइटी बना रखी थी, किस नाम से मिला करते थे? ये फ्रेंड सोसाइटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड सोसाइटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये मिला करते थे। ठीक है।
और ये किसके पक्षधर थे? पहले ये मानते थे कि जो फ्रांस है यहाँ पर राजतंत्रात्मक संवैधानिक राजतंत्रात्मक होना चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। ये किसके पक्ष में थे? संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में थे। लेकिन बाद में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है कि ये बाद में गणतंत्र के प्रमुख पक्षधर बन जाएंगे। हम बाद में देखेंगे कि 20 जून 1791 को एक आपके वरेन की उड़ान होगी, वरेन की उड़ान। इसमें क्या होता है कि जो राजा है वो यहाँ से निकलना चाहता है और अपने जो दूसरे यूरोप के जो दूसरी कंट्रीज है उनसे मिलकर वापस अपनी जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो स्थापित करने की कोशिश करता है। इसके बाद राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और जो राजा होता है लुई 16 उसको फांसी दे दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को इसको गिलोटिन चढ़ा दिया जाता है। गिलोटिन चढ़ाने के बाद आपके गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो समाप्त हो जाती है। राजा को मार दिया जाता है क्योंकि ये जो बाकी की जो फ्रांस की बाहर की जो कंट्रीज है उनसे सहायता मांगता है और इस पर राजद्रोह का केस चलाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, जो राजतंत्र है उसकी समाप्ति होती है और जो फ्रांस हैं उसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। देखते हैं एक बार, देखो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जो 1791 का जो संविधान था उस पर लुई 16 ने हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। लेकिन जो प्रसा है उसके राजा से वो गुप्त वार्ता ही कर रहा था कि किस प्रकार से वापस वो अपनी जो राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो स्थापित करे। ठीक है, तो फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की एक योजना बना ली थी। देखो क्या होता है कि ये जो कंट्रीज़ है जो जहाँ पर जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये कंट्रीज़ ने एक संघ भी बना लिया था फ्रांस के विरुद्ध। और इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के विरुद्ध संघ बनाया और ये लोग क्या करते हैं कि फ्रांस के ऊपर अटैक करने की सोचते हैं। लेकिन अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली है उसने प्रुसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया है, युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से जो स्वयंसेवी सेना थी, सेना में स्वयंसेवी की भर्ती की जाने लगी। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। और उन्होंने क्या कहा कि जो यूरोपीय राजा हैं उनके खिलाफ और जो कुलीन है उनके विरुद्ध जनता की जंग है। ये उनके होठों पर देशभक्ति के जो गीत लिखे गए, जो तराने लिखे, उनमें जो कवि, याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोजेट डी लाइल द्वारा मार्सिले जो लिखा गया, बाद में ये फ्रांस का राष्ट्रगान भी बनता है। मार्सिले लिखा, ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। क्यों मार्सिले हुआ? क्योंकि ये जो गाना है, ये जो गीत है, मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर जाते समय इसको गाया था, इस कारण इसका नाम मार्सिले हो गया था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देखो, जब पुरुष युद्ध में चले जाते थे तो सारी जिम्मेदारी किसके पास आ जाती थी? औरतों के पास आ जाती है, महिलाओं के पास आ जाती है। सारा काम उनको करना है। घर आप बच्चों को रोजी रोटी और जो उनके घर वाले बाकी हैं उनको भी रोजी रोटी की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? औरतों के कंधे पे आ जाती है। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि
91 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। देखिए जो 1791 का जो संविधान हुआ था उसमें हमने देखा कि जो लोग टैक्स देते थे 3 दिन का, उन्हीं को क्या था, उन्हीं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को बिल्कुल भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, और जो 25 वर्ष से कम वर्ग आयु के जो लोग थे उनको बिल्कुल भी क्या नहीं मिला था, राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें जेकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा। जो जेकब क्लब था उसका नाम, जो जहाँ पर ये मिलते थे, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब, मतलब जो जेकब चर्च था उसके नाम पर इनका नाम पड़ा था। ठीक है, याद रखना ये जेकब क्लब क्यों पड़ा, क्योंकि जो पेरिस जहाँ पर ये मिलते थे ये लोग, उसका नाम था, ये कहाँ मिलते थे, सेंट जेकब क्लब में के चर्च में मिलते थे, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, जेकोबियन क्लब पड़ा। अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। जो महिलाएं थी उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इसको अपन बाद में खंड 4 में देखेंगे और उसके बारे में अपन जानेंगे। जेकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। देखो जो जेकोबियन क्लब के जो लोग थे वो हालांकि कम पैसे वाले लोग हुआ करते थे, कम समृद्ध वाले जो पार्ट है उससे आते थे। इनमें कौन कौन शामिल था, देखिए छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, गड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूरी शामिल थे। उनका जो नेता था बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये उनका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, ये याद रखना उनका जो नेता कौन था। जेकोबियनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के पेशन प्रस्थ वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कॉलोनियों से खुद को अलग करने के लिए ये ब्रीचेस पहनने वाले कॉलोनियों की सत्ता के ऐलान का उनका तरीका था। देखो इन्होंने अपना एक ड्रेस कोड भी लागू किया। जो ड्रेस कोड था, जो पोशाक थी वो लागू की। इस प्रकार की वो पोशाक पहनते थे। ये देखिए पूरा किस प्रकार की इनकी पोशाक हुआ करती थी, जिसे सोकुलांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोकुलांत कहते थे। और जो अमीर थे, जो घुटनों तक जो ब्रीचेस पहनते थे, उनसे अपने आप को अलग करने के लिए इन्होंने ये कपड़े अपने को डिजाइन किया। ये इस प्रकार से वो अपने आप उनको अलग करते थे। ठीक है, ये कॉन्वेंट क्या होता है, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत होती है, ये याद रखना। आगे देखिए, ठीक है, इसलिए जो जेकोबियन था उनको सोकुलात भी कहा जाता है। याद रखना कि सोकुलात किसको कहा जाता था, सोकुलात कहा जाता था आपके जेकोबियन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, जेकोबियन को सोकुलात भी कहा जाता था। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। और जिसका जो सोकुलात है, सोकुलात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बिना घुटने वाले। क्या होता है, बिना घुटने वाले। याद रखना है, सोकुलात का मतलब क्या होता है, बिना घुटने वाले। आगे देखिए, सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। देखो जो ये पुरुष थे वो लाल रंग की क्या पहनते थे, टोपी, लाल रंग की टोपी पहनते थे। और ये किसका प्रतीक थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो लाल रंग की जो टोपी है ये किसका प्रतीक हुआ करती थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। देखिए आगे, सन 1792 की गर्मियों में जेकोबियनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के जो रक्षक हैं उनको मार दिया और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल भेजने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव करवाए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो सभी पुरुष थे, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान का अधिकार दे दिया गया। देखो अब इसके बाद दूसरा अलग से चरण चलेगा, एक दूसरा चरण।
ठीक है। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया इसका? इसको कन्वेंशन, जो असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया। जो राजतंत्र है वो कब, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ था, तो कब हुआ था? 21 सितंबर 1792 को। और राजा की डेथ की बात की जाए तो राजा को कब फांसी दी गई थी? किस जनवरी कब दी गई थी? 1793 में इसको फांसी दे दी गई। फांसी नहीं, वो गिलोटिन कर दिया गया था। बाद में बताऊंगा कि गिलोटिन क्या होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो राजतंत्र का अंत कब हुआ था? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हुआ था, ठीक है। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वो रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। वो यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतांत्रिक हुए। देखो, गणतंत्र क्या होता है? जिसमें जो किसी भी कंट्री का जो प्रमुख है, किसी भी देश का जो प्रमुख है, देश का प्रमुख वंशानुगत ना होकर क्या होता है? चुना जाता है, ठीक है। वंशानुगत ना होकर चुना जाता है, इसे कहा जाता है गणतंत्र। किसी, जैसे मान लीजिए कोई अपना जो राष्ट्र, अगर अभी अपन बात करें, भारत जो राष्ट्र है उसका जो प्रमुख है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है वो क्या नहीं होता? किस वंशानुगत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के बाद उसका पुत्र ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं होता। जबकि अपने यहाँ क्या होता है? राष्ट्रपति को चुना जाता है। इस कारण भारत जो है वो गणतंत्रात्मक देश है, गणतंत्र देश है, ठीक है, गणतंत्र देश है इस कारण, ठीक है। अब आगे देखिए, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड, इस जगह पर इसको क्या दे दी? पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ और इसी प्रकार रानी को भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इस प्रकार से जो फ्रांस है वहाँ पर किसका अंत होता है? इस प्रकार जो फ्रांस होता है वहाँ पर राजतंत्र का अंत होता है। ये याद रखना, राजा को कब फांसी दी गई थी, ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद में क्या होता है देखिए, अब चलेगा आतंक का राज। हमने देखा कि आतंक का राज क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, आतंक का राज स्टार्ट होता है। आतंक का राज नेशनल कन्वेंशन के दौरान आतंक का राज स्टार्ट होता है। 1793 से 1794 तक के जो काल है उसको आतंक का काल कहा जाता है। जो रॉबस्पियर हैं, जो हमने देखा कि रॉबस्पियर जैकोबियन क्लब का प्रमुख था, जो जैकोबियन जो क्लब था उसका प्रमुख था, जैकोबियन क्लब का प्रमुख था। हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे वगैरह नहीं थे, तो रॉबस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। देखो, अब जो रॉबस्पियर है उसने क्या किया कि अगर उसका कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करेगा ना तो वो मारा जाएगा। इस प्रकार से उसने एक न्यायालय स्थापित किया और न्यायालय स्थापित करने के बाद उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो उसका विरोध करेगा, चाहे वो कुलीन हो, पार्टी हो या उस अन्य राजनीतिक दल हो या उसकी पार्टी के, खुद की पार्टी के जो सदस्य हैं, उनको भी वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से पड़ा था। देखो, ये गिलोटिन मशीन है, ये देखिए। देखो, इस प्रकार से आदमी को क्या किया जाता था? सुलाया जाता था। ये देखिए, ये आदमी है और ये तेज धार वाली, देखो ये आरे की मशीन टाइप है। जैसे ही इसको ये छोड़ देता था तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आती थी और इसका जो सर है वो बिल्कुल कट के इसमें गिर जाता था। इस प्रकार ये गिलोटिन मशीन काम करती थी। बहुत ही तगड़ी तरीके की गिलोटिन बनाई थी इन लोगों ने। और गिलोटिन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसको बनाने वाले थे वो डॉक्टर गिलोटिन थे, इस कारण इसको गिलोटिन कहा गया।
देखो, रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। देखो, जो रॉबस्पियर हैं उसने क्या किया, मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम जो सीमा थी वो तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों से ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर, महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। देखो, ये किस प्रकार से इसने रिफॉर्म किए। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और उनको क्या बना दिया, बैरक या दफ्तर बना दिया। रोबेस्पियर ने अपनी नीति को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। और मतलब जो रोबेस्पियर था उसने इन चीज़ों को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके समर्थक थे ना वो भी बहुत ही परेशान हो गए इससे। और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसके वो भी क्या कर दिया, गिलोटिन चढ़ा दिया गया। देखिए ये गिलोटिन किस प्रकार की होती थी, ये गिलोटिन है, पूरी गिलोटिन मशीन है। ठीक है, इस प्रकार से रोबेस्पियर जो था उसका भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। देखिए अब देखिए एक ये आपके स्वतंत्रता क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार पत्रिका है, ये आप देख लेना, आप पढ़ लेना इसको, किस प्रकार से ये एक हंस दे रखा है। ठीक है, अब देखेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, जो डायरेक्टरी है उसका कैसे शासन चलता है। जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो ये जो सरकार चुनी गई इसमें 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका हुई। ठीक है, कार्यपालिका होगी और ये शासन करेगी। ठीक है, इस प्रावधान के जरिए जैकोबियनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता था, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ऐसा माना जाता था कि जो डायरेक्टरी का शासन है ना, ये सबसे भ्रष्ट शासन हुआ है फ्रांस की जो शासन का, जो फ्रांस के जो हिस्ट्री है ना इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट शासन माना जाता है ये। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के जो राजनीतिक आंदोलन है उनको भी प्रेरित किया। अब देखेंगे हम अगले चैप्टर में क्या महिलाओं की भी क्रांति के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। ठीक है, आज के लिए यही।